Assalamu alaikum student. Today in our 7th lecture we will talk about vectors. What are the vectors? What are the types of vectors and how these vectors work in any organism? So let's start. First we will talk what is vector. Vectors are the small DNA molecule capable of self replicate या self replications. Vectors can clone any fragment of DNA. So we can say vectors are the cloning vehicles. Vectors can carry different sizes of the fragments. Fragments will be of DNA. So इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वेक्टर की कौन कौन सी टाइप्स हैं with reference to their function. There are three types of vectors: cloning vectors, expression vectors and integration vectors. तो अभी इनको देख लेते हैं कि ये थ्री टाइप्स के वेक्टर किस टाइप के वेक्टर्स हैं, इनका क्या काम है. देन फर्स्ट टू जो है इनको फिर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्लोनिंग वेक्टर्स का काम है टू क्लोन अ जीन इन अ वेक्टर. लाइक किसी भी जीन को हम चाहते हैं कि उसकी कॉपी नंबर जो बढ़ाए जाएं थ्रू एनी ऑर्गेनिज्म. सो वी विल हैव टू क्लोन दैट वन जीन इनटू अ स्पेसिफिक वेक्टर. इस तरह के वेक्टर को हम कहेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स. इस क्लोनिंग वेक्टर में फिर डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं आगे. दूसरा इसमें है एक्सप्रेशन वेक्टर्स. एक्सप्रेशन वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which can give expression of a gene. इसमें देखना है कि जीन किस टाइप की प्रोटीन बनाता है. हमें पता है जीन डीएनए है, डीएनए से आगे क्या है, इसमें आरएनए बनना है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगी. तो किसी भी जीन का एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है. हमें देखना है कि प्रोटीन अगर वो बना पा रहा है किसी वेक्टर के अंदर जीन, इट्स मीन के उस वेक्टर को हम कहेंगे ये एक्सप्रेशन वेक्टर है क्योंकि वो जीन के एक्सप्रेशन को शो कर रहा है. थर्ड वन इज इंटीग्रेशन वेक्टर्स. इंटीग्रेशन वेक्टर यूज टू इंटीग्रेट अ जीन इन अ जीनोम थ्रू अ वेक्टर. अगर हम किसी जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम में इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम स्पेसिफिक वेक्टर्स यूज़ करेंगे उन वेक्टर्स को कहते हैं इंटीग्रेशन वेक्टर्स. क्लोनिंग फर्स्ट इसमें बात आप करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की. क्लोनिंग वेक्टर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं. क्लोनिंग वेक्टर इसमें प्लाज्मिड वेक्टर जो हैं क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं. प्लाज्मिड वेक्टर में फिर आगे देखेंगे कौन कौन से प्लाज्मिड वेक्टर हैं जो कि एज अ क्लोनिंग वेक्टर काम कर रहे हैं. बैक्टीरियोफेज वेक्टर, कॉस्मिड एंड बैक. कॉस्मिड जो है इसकी भी आगे हम बात करते हैं कि ये बेसिकली दो तरह के वेक्टर्स की कम्बिनेशन से बना हुआ है. बैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ये भी एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज़ होते हैं. और देन इसके बाद है यूकैरियोटिक वेक्टर्स जिसमें यैक और मेमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर वगैरह भी आते हैं. मेमेलियन वेक्टर्स भी आते हैं यूकैरियोट्स में. मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसमें है यैक की यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो कि एक यूकैरियोटिक वेक्टर है.
क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर, जैसे अभी मैंने बताया कि इनका काम क्या है। क्लोनिंग वेक्टर्स अलाउइंग द एक्सोजीनियस DNA टू बी इंसर्टेड, स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड मेनली एट DNA लेवल। अब कैसे क्लोनिंग वेक्टर में जीन को इंसर्ट करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, और अगर इसमें मैनिपुलेशन करनी है, कुछ चेंज करनी है DNA लेवल पे तो कैसे कर सकते हैं, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या क्या काम है इसमें कि अलाउइंग एक्सोजीनियस DNA टू बी इंसर्टेड, स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट इज प्लाज्मिड वेक्टर फॉर क्लोनिंग। एक प्लाज्मिड वेक्टर जिसको हमने क्लोनिंग के लिए यूज़ करना है तो क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का वेक्टर को होना चाहिए तो वो वर्क कर सकता है क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि तकरीबन सब वेक्टर्स की ये रिक्वायरमेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। It should contain an origin of replication, allowing for replication independent of the host genome. अगर वेक्टर की अपनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी सो किसी भी होस्ट के अंदर वेक्टर इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। इसको रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट के जीनोम पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए। सेकंड वन है इसमें सिलेक्टिव मार्कर्स। इट शुड कंटेन सिलेक्टिव मार्कर्स। सिलेक्टिव मार्कर्स इसमें दो तरह के हो सकते हैं, ट्विन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ट्विन एंटीबायोटिक सिलेक्शंस या ट्विन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और ब्लू वाइट स्क्रीनिंग की अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे यूज़ किए जाते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। थर्ड वन is the most important thing is multiple cloning sites, जिसको हम MCS कहते हैं, MCS मल्टीपल क्लोनिंग साइट या ये पोली लिंकर्स भी इनको कहते हैं। अगर किसी वेक्टर में MCS होंगी तो हम अपने डिज़ायर जीन को मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स पे इंसर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स मीन के वो स्पेसिफिक रीजन में सेम टाइम में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो काम कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स में भी 100,000 बेस पेयर्स पर मुश्तमिल हो तो इस रीजन में डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी भी वेक्टर की जो है वो कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग के बाद वहाँ पे हम अपना डिज़ायर जीन जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। लास्ट इसका जो प्लाज्मिड वेक्टर का फीचर है कि इजी टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द होस्ट सेल। कुछ वेक्टर जो कि प्लाज्मिड के तौर पे काम करते हैं उसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इनकी। प्लाज्मिड वेक्टर में आता है, अभी हमने क्योंकि नेक्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर को डिटेल में लेना है, PBr322 ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है, PBr327, PBr325, PBr328 सारे ये प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं। PUC शॉर्टली कहते पक, PUC8, PUC9, PUC12, PUC13 ये भी प्लाज्मिड वेक्टर हैं। इसमें आप देखें PBR या PUC ये बेसिकली P फॉर प्लाज्मिड और BR जो इसमें कहते हैं BR बेसिकली वो दो रिसर्चर साइंटिस्ट जिन्होंने इनका नाम दिया है इस प्लाज्मिड को बनाया है, उन्होंने अपने नाम के फर्स्ट एक एक लेटर लिया है, B और R दोनों रिसर्चर का
जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर, एक का बी और दूसरे का आर। 322 इसका जो है नंबर है जो उन्होंने इसको दिया है। इस सारे डिफरेंट नंबर के साथ 322, 327, 325, 328 डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हैं उन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्विन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्क्रीनिंग कैसे होती है। ट्विन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्क्रीनिंग के हवाले से है कि स्क्रीनिंग बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ आ रेजिस्टेंस जीन। कोई भी वेक्टर जिसको हमने किसी बैक्टीरिया के अंदर अगर ट्रांसफॉर्म कर दिया है क्लोनिंग के बाद, जीन क्लोनिंग के बाद, सो उस वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होने चाहिए। तो ऐसा मीडिया जिसमें हमने एंटीबायोटिक डाली होगी तो सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा जिस बैक्टीरिया के अंदर उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जीन होगा। लाइक PBR 322, इसमें ट्विन एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन है और दूसरी इसमें टेट्रासाइक्लिन है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और दो एंटीबायोटिक के जीन्स है इसमें। अगर ये दोनों जीन्स इसमें हैं तो इट्स मीन कि इस तरह का वेक्टर अगर बैक्टीरिया के अंदर है तो हम उस बैक्टीरिया को ऐसे मीडिया पे ग्रो करवा सकते हैं जिस मीडिया पे एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन यूज़ की गई हो, दोनों यूज़ की गई हों या दोनों में से कोई एक यूज़ की गई हो, तो उस पर इस तरह के बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला PBR 322 वेक्टर जो है इसमें इन दोनों जीन्स का सीक्वेंस है, तो ये उसको रेजिस्ट करेंगे एंटीबायोटिक को। अब इसमें दूसरी और तीसरी डायग्राम, एक तो PBR 322 की दिखाई है, दूसरी इन डायग्राम में बताया है कि एम्पलीसिन सिर्फ मौजूद है और तीसरी वाली में एम्पलीसिन प्लस टेट्रासाइक्लिन दोनों जीन्स मौजूद हैं। ये नीचे इनका कंपैरिजन में दिया हुआ है कि एम्पलीसिन रेजिस्टेंस किस वेक्टर में है किस में नहीं है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है किस में नहीं है। सो नेक्स्ट इज ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग बेसिकली यूज़ की जाती है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ आवर जीन इनटू अ वेक्टर। अब जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि हमने अपने डिज़ायर जीन को इंसर्ट करना होता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स पे। जिस तरह कि आप देख रहे हैं ये PUC18 वेक्टर है जिसका अपना साइज 3 KB का है, तो इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं। ये वो रीजन है यहाँ पे हम अपने डिज़ायर जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और ये लैक प्रमोटर इज़ फॉर बेसिकली लैग जी जीन। लैग जी जीन का काम क्या है? ये डेफिनेटली एक जीन है तो कोई ना कोई आगे ये प्रोटीन बना रहा होगा। आप देख रहे हैं लैग जी जीन विद प्रमोटर, तो ये एक कंप्लीट जीन है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स लैग जी जीन के सीक्वेंस के अंदर मौजूद हैं। अगर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स को यूज़ किया जाता है टू इंसर्ट एनी जीन, सो उस केस में लैग जी जीन का ORF यानी ओपन रीडिंग फ्रेम इंटरप्ट कर जाएगा और लैग जी जीन जो है फंक्शन नहीं रहेगा। लैग जी जीन ने जो प्रोटीन बनानी है वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जब हमने कंफर्म करना है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के थ्रू कि हमारा डिज़ायर जीन वेक्टर में इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, सो उसके लिए अगर मैं कहूँ कि स्क्रीनिंग बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द लैग जी जीन, हम जिस मीडिया पे
इस वेक्टर वाले बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो उस पे हम उस मीडिया पे एक्स गाल को डाल देते हैं, एक्स गाल मीडिया में यूज़ कर देते हैं। और लैक्जी जीन का काम है कि ऐसी प्रोटीन बनाना जो कि एक्स गाल की ब्रेक डाउन करे। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी यह है कि लैक्जी जीन के ORF में हमारा डिज़ायर जीन इंसर्ट हो गया, जिसको हम ये MCS इसमें कह रहे हैं, मल्टीपल क्रोनिक हार्ट्स, जो मैंने बताई कि लैक्जी जीन के अंदर है। तो लैक्जी जीन के अंदर MCS मौजूद है, वहाँ हमने अपना डिज़ायर जीन को जो है उसको इंसर्ट कर दिया। सो लैक्जी जीन का ORF इंटरप्ट कर गया, ब्रेक कर गया। इस केस में जो इसने प्रोटीन बनानी है वो नहीं बनाएगा। अब प्रोटीन ये कौन सी बनाता है? बीटा ग्लैक्टोसिडेज, जो कि एक एंजाइम है। बीटा ग्लैक्टोसिडेज ने एक्स गाल की ब्रेक डाउन करनी होती है। अगर लैक्जी जीन का ORF इंटरप्ट कर गया ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ आवर डिज़ायर जीन, सो लैक्जी जीन will not be able to synthesize beta galactosidase. Beta galactosidase will not degrade or digest एक्स गाल। तो इस केस में बैक्टीरिया की कॉलोनी वाइट कलर में नॉर्मली होती हैं तो वाइट कलर में ही रहेंगी। तो इट्स मीन वाइट कॉलोनी ये बता रही हैं कि हमारा डिज़ायर जीन वेक्टर में इंसर्ट हो गया है। इन अदर केस इफ वी से डिज़ायर जीन अगर नहीं इंसर्ट हुआ, सो व्हाट विल बी हैपन? उस केस में लैक्जी जीन का ORF ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि हमारा डिज़ायर जीन लैक्जी जीन के सीक्वेंस में इंसर्ट नहीं होगा, तो ORF ब्रेक नहीं करेगा। ORF ब्रेक नहीं करेगा तो इट्स मीन कि लैक्जी जीन फंक्शनल है। लैक्जी जीन बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम को बनाएगा और बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम जो है एक्स गाल के ब्रेक डाउन करेगा और इसको अदर जो है कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देगा। जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली ब्लू कलर देने वाला प्रोडक्ट है। तो इस केस में जब एक्स गाल की ब्रेक डाउन होगी तो बैक्टीरिया की कॉलोनी ब्लू हो जाएंगी। ब्लू कॉलोनीज इस चीज़ का एक्सप्रेशन है कि डिज़ायर जीन वेक्टर में इंसर्ट नहीं हुआ। तो इट्स मीन कि वाइट कॉलोनीज हमारे लिए अफेक्टिव है, यूज़फुल है, क्योंकि उनमें डिज़ायर जीन इंसर्ट हुआ है, जबकि ब्लू कॉलोनी में जीन्स इंसर्ट नहीं हुआ। तो इस तरह हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग करते हैं, जो कि कंफर्मेशन होती है इस चीज़ की कि आया कि डिज़ायर जीन वेक्टर में इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, इससे पहले कि हमें देखना है, चले ये तो कंफर्म हो गया कि वेक्टर के अंदर जीन इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, क्या बैक्टीरिया में वेक्टर मौजूद है या नहीं है। इसके लिए हम जो अभी पीछे पढ़ा हमने ट्विन एंटीबायोटिक सिलेक्शन करते हैं। एंटीबायोटिक के सिलेक्शन के थ्रू अगर हम बैक्टीरिया को हासिल कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उस मीडिया पे जिसमें एंटीबायोटिक यूज़ की गई है, तो इट्स मीन के बैक्टीरिया की ग्रोथ ये कंफर्म कर रही है कि इसमें हमारा डिज़ायर वेक्टर मौजूद है जो हमने ट्रांसफॉर्म की है। तो वेक्टर की कंफर्मेशन थ्रू द ट्विन एंटीबायोटिक सिलेक्शन और कंफर्मेशन ऑफ डिज़ायर जीन इनटू अ वेक्टर थ्रू ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। तो ये ओवरऑल ये मैंने जो बताया था, इसमें शॉर्टली अगर हम इसको देखें तो इसको इस तरह कह सकते हैं कि द इंसर्शन ऑफ आर DNA फ्रेगमेंट interrupts the ORF of lacZ gene, resulting in non-functional gene product that cannot digest its substrate X gall. इस केस में आप देख लें यहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर की कॉलोनी शो की गई है। एक्चुअली ये पेट्री प्लेट्स पे कॉलोनी ब्लू और ये दूसरी ब्लैक नहीं बल्कि ये वाइट है। तो आप इसमें देख लें कि ब्लू कॉलोनी शो कर रही हैं नो इंसर्ट, और ब्लैक जिसको मैं कह रहा हूँ ये बेसिकली वाइट है। तो वाइट कॉलोनी ये शो कर रही है कि इसमें इंसर्ट एग्जिस्ट करता है।
नेक्स्ट इज़ द मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स इन अ प्लाज्मिड। पक 18.3 KB का इसका साइज़ है। तो इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स क्या अंडरस्टैंडिंग देती हैं। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स या इसको रिस्ट्रिक्शन साइट्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करते हैं। मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स enable the convenient insertion of target DNA into a vector। जिसमें जो भी डिज़ायर जीन है उसको हम इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स का अगर आप देखें नीचे जो इसमें एंजाइम दिए हैं, ये बेसिकली सारे एंजाइम के वो सीक्वेंसेस हैं। एंजाइम के लिए स्पेसिफिक DNA के सीक्वेंसेस हैं, यहाँ पे ये कटिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी रीजन MCS पे पाई जाती है। लोग खैर जिस तरह इको R1 है, इको R1 के लिए रीजन दी हुई है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है ये। फिर SAC1, KPN1, एक्समा या SMA1, ZMA1, BAMH1, XBA1, SAL1, HINK2, ACC1, PST1, SPH1। तो ये डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिनकी साइट्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स पर मौजूद हैं। तो इनमें से किसी भी सूटेबल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करके तो हम डिज़ायर जीन को जो है वो उसकी इंसर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर की कि बाज़ प्लाज्मिड वेक्टर एज आ क्लोनिंग वेक्टर काम करते हैं, बाज़ प्लाज्मिड वेक्टर एज एक्सप्रेशन वेक्टर काम करते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर का भी हमने भी पीछे इसका जिक्र किया था कि एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करता है, अलाउइंग द एक्सोजीनियस DNA टू बी इंसर्टेड, स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस्ड। तो एक्सप्रेशन वेक्टर कैसे डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम द क्लोनिंग वेक्टर, यानी एक्सप्रेशन वेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रमोटर एंड टर्मिनेटर होनी चाहिए। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फॉर RNA ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि बेसिकली एक्सप्रेशन वेक्टर का काम ही जीन के एक्सप्रेशन को शो करना है। तो जीन का एक्सप्रेशन उसी वक्त आएगा जब हम कहते हैं कि DNA से RNA बनेगा यानी ट्रांसक्रिप्शन होगी, सो ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन बनेगी। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर तो रिक्वायर्ड है फिर ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ORF। अगर इंटैक्ट ORF होगा यानी उसमें कहीं इंटरप्शन ना हो किसी भी किस्म की, कंप्लीट ORF हो जीन का, तो फिर वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करवा सकता है, अदरवाइज नॉट। इंटैक्ट ORF होना चाहिए, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स होनी चाहिए। वो साइट्स यहाँ पे राइबोसोम्स ने बाइंड करना है। वी नो इन अ बेटर वे कि जब ट्रांसलेशन होनी है तो ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है कि इसमें राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स हों, राइबोसोम आके अटैच होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो इंटैक्ट ORF और राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स यानी RBS ये ट्रांसलेशन की रिक्वायर्ड है। तो कौन से ऐसे वेक्टर हैं जो कि एज आ एक्सप्रेशन वेक्टर काम करते हैं? बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर, यीस्ट एक्सप्रेशन वेक्टर और मैमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर्स, यानी इसमें ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन वेक्टर हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम कि एक ये एग्जांपल है एक्सप्रेशन वेक्टर की, T7 एक्सप्रेशन वेक्टर। T7 एक्सप्रेशन वेक्टर में जो सीक्वेंसेस हैं इसमें देखिए कुछ ऐसे इस तरह के जीन के सीक्वेंसेस होंगे जो कि क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर में कॉमन होंगे, क्योंकि ये वो कॉमन सीक्वेंसेस होंगे दोनों में जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है। इसके बगैर वेक्टर सर्वाइव नहीं कर सकते, वेक्टर आगे रेप्लिकेट नहीं कर सकते।
वो कौन से हैं? एक तो एंटीबायोटिक के सिलेक्शन के लिए कोई ना कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी स्पेसिफिक सिलेक्टिव मीडिया पे बैक्टीरिया को ग्रो कराना है विद दीज वैक्टर्स, सो उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें कोई ना कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो। अदर इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि हर वैक्टर की रिक्वायरमेंट है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगी तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा इनटू अ होस्ट सेल। अगर ये रेप्लिकेट करेगा तो 100 इसकी आगे कॉपीज़ बनेगी और फर्दर हमारा जीन जो है उसे भी कॉपीज़ बनेगी। यानी इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कोई ना कोई होना चाहिए। दूसरा इसमें प्रमोटर रिक्वायर्ड है, जिस तरह अभी हमने बात की प्रमोटर और टर्मिनेटर की, तो T7 का अपना प्रमोटर होगा, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स, स्टार्ट कोडोन होना चाहिए जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टार्ट होनी है, स्टार्ट कोडोन AUG ट्रांसलेशन के लिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, देन एंड पे इसमें है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर्स। तो इसमें कंप्लीट सेटअप होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए और ट्रांसलेशन के लिए, तो किसी जीन का एक्सप्रेशन देखा जा सकता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बैक्टीरियोफेज वैक्टर। बैक्टीरियोफेज वैक्टर मीन के वायरस के वैक्टर्स हैं, इनमें हम अपने डिज़ायर जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। ये वायरस के वैक्टर बैक्टीरियोफेज यानी कि फेज वायरस या बैक्टीरिया का ये वायरस है, तो इसमें ये जो वैक्टर है वायरस में होगा और वायरस बैक्टीरिया पे प्रोलिफरेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इसके लिए है एक लैम्डा फेज इज़ अ वायरस वैक्टर दैट वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अगर हम इसमें बात करें साइज़ की, तो लैम्डा फेज का साइज़ 48.5 KB है, या राउंड ऑफ कर लें तो अप्रोक्सीमेटली 49 KB इसका साइज़ है लैम्डा फेज का। लैम्डा फेज में बी लीनियर और सर्कुलर जीनोम। इसमें कॉज एंड्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉज एंड हेल्प करते हैं इसको आगे रेप्लिकेट करने के लिए। हमें पता है कि लैम्डा फेज बैक्टीरिया पे जब अटैक करता है तो वो दो तरह की आगे जो है वो साइकिल को रन करता है, या तो वो लेटिक फेज़ में जाएगा या लाइसोजेनिक फेज़ में जाएगा। अगर लेटिक फेज़ में जा रहा है तो उस केस में ये रेप्लिकेट करेगा और रिलीज़ हो जाएगा, जिसको आपने कभी पढ़ा होगा मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कि इसमें लेटेक फेज़ में, लेटेक साइकिल में वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है और वहाँ अपनी कॉपीज़ बनाता है। कॉपी बनाने के बाद जो है बैक्टीरिया का सेल जब डिस्टर्ब कर जाता है, बस्ट कर जाता है, तो वहाँ से इसके ये वायरस रिलीज़ हो जाते हैं। और जो दूसरा इसमें फेज़ हो सकता है वो है लाइसोजेनिक फेज़। लाइसोजेनिक फेज़ में वायरस अपना जीनोम जो है उसको इंटीग्रेट कर देता है इनटू द जीनोम ऑफ होस्ट, यानी बैक्टीरिया के जीनोम में अपना जेनेटिक मेकअप जो है उसको इंसर्ट कर देता है। तो वायरस की इस एबिलिटी को यूज़ किया गया है क्लोनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के वेक्टर बनाने के लिए। इसमें आप देखें कि डायग्राम में एक लैम्डा फेज का जीनोम शो किया गया है, जिसमें इसका साइज बताया 49 KB का है। रिप्लेसेबल रीजन है जहाँ पे हम अपने डिज़ायर जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। साइडों पे जो इसकी ये रेड कलर में ये सीक्वेंस नज़र आ रहे हैं, ये रेड कलर बेसिकली कॉज साइट्स हैं। कॉज साइट्स के बीच में रिप्लेसेबल रीजन है जहाँ पे आप अपने डिज़ायर जीन को इंसर्ट करेंगे। सो फिर इस जीनोम को
वायरस के हेड में इंसर्ट किया जाता है। आपको पता है कि वायरस का जो हेड है वहाँ पे इसका पूरा जेनेटिक मेकअप होता है, इसका जीनोम होता है। जब ये वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, इकोलाई बैक्टीरिया पे, तो वहाँ पे जाके ये प्रोलिफरेट करेगा। फिर ये पॉसिबल है कि लेटेक फेज़ में जाए या लाइसोजेनिक फेज़ में जाए। बहरहाल ये दोनों फेज़ जो हैं कंट्रोल्ड हैं, इनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इन फेज़ को चेंज कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग विद डिफरेंट केमिकल्स। अब ये बात करें लैम्डा फेज की बात की है हमने, एक प्लाज्मेट के हवाले से बात की है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये वेक्टर प्लाज्मेट और लैम्डा फेज इनफ हैं ऑल टाइप ऑफ क्लोनिंग? नो। अगर हमने बड़े लेवल की क्लोनिंग करनी है लार्ज साइज़ के हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, तो उस केस के लिए ये वेक्टर इफेक्टिव नहीं है। तो उसके लिए हमें बड़े साइज़ के वेक्टर रिक्वायर्ड होंगे, कुछ जिसमें यूकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोटिक वेक्टर भी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे अगर काम हुआ या अरबिडोप्सिस थैलियाना जीनोम प्रोजेक्ट पे काम हुआ, तो उसके लिए हमें ऐसे वेक्टर रिक्वायर्ड थे जो कि बड़े साइज़ के फ्रैगमेंट को कैरी कर सकते हों। एनालिसिस ऑफ द यूकैरियोटिक जीन्स and genome organization of eukaryotes require vectors with a larger capacity for cloned DNA than plasmid और lambda phage। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए जिस तरह के ह्यूमन जीनोम का साइज़ 3x10⁹ बेस पेयर है। 3x10⁹ बेस पेयर ह्यूमन जीनोम का साइज़ है। देखें ये 3 बिलियन बनता है, 3 बिलियन बेस पेयर। अब इतने बड़े साइज़ के जीनोम को सीक्वेंस करवाना हो जैसा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किया गया, तो ये इसमें तो बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स आते हैं डीएनए के। तो उस केस के लिए फिर डिफरेंट वेक्टर्स रिक्वायर थे। लैम्डा फेज और प्लाज्मेट जो हैं वो इनफ नहीं थे। लार्ज जीनोम एंड लार्ज जीन डिमांड वेक्टर्स विद अ लार्ज साइज कैपेसिटी, यानी जीनोम लाइब्रेरी और सीडीएनए लाइब्रेरी वगैरह बनाई गई हैं। अब आपको पता है वो जीनोम लाइब्रेरी बेसिकली है, जीनोम लाइब्रेरी में कि जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी, इसमें जीनोमिक डीएनए को यूज़ करते हैं लाइब्रेरी बनाने के लिए। और दूसरा अगर सीडीएनए लाइब्रेरी है तो इस केस में हम एमआरएनए को यूज़ करते हैं। एमआरएनए से सीडीएनए बनाते हैं और सीडीएनए को फिर आगे यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर अ लाइब्रेरी। तो जीनोमिक लाइब्रेरी और सीडीएनए लाइब्रेरी दोनों बनाई जा सकती हैं, इट्स डिपेंड के रिक्वायरमेंट क्या है। अब लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट की क्लोनिंग के लिए यूज़ होने वाले वेक्टर्स, उसमें है कॉज़मिड वेक्टर। कॉज़मिड वेक्टर बेसिकली लैम्डा फेज वेक्टर और प्लाज्मिड का कम्बिनेशन है, कॉज और मिड, यानी कि कॉज साइड को लिया लैम्डा वेक्टर के कॉज साइड को लिया, उनको मिला दिया विद प्लाज्मिड, तो ये बन गया कॉज़मिड। कॉज़मिड वेक्टर्स की क्या फीचर्स हैं? यूटिलाइजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैम्डा फेज कॉज साइड्स इन अ प्लाज्मिड वेक्टर, a combination of plasmid vector and the cause site which allow the target DNA to be inserted into the lambda head। तो किस साइज़ के फ्रैगमेंट को ये कैरी कर सकते हैं? 37 to 52 KB के फ्रैगमेंट को ये कैरी कर सकते हैं, इंसर्ट को ले सकते हैं। अगर ये इसमें इंसर्ट को इंटीग्रेट करवाना है तो कैसे करवाएंगे? यानी किसी भी जीन की क्लोनिंग करनी है कॉज़मिड में, तो उसके लिए ये क्या है कि सिंपली अगर सर्कुलर फार्म में हमें अभी अब बात की है कि ये लीनियर फार्म में भी हो सकते हैं, सर्कुलर फार्म में भी हो सकते हैं। अब क्योंकि ये कॉज़मिड बेसिकली
कॉस साइड विद प्लाज्मेट बने हुए हैं, तो ये सर्कुलर फॉर्म में होंगी। इस केस में इसको हम लीनियर फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि इसकी रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे विद आ सूटेबल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो इसकी पोलीलिंकर वाली रीजन है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करेगा और इसको कट कर देगा। सो कट करने या डाइजेशन करने के बाद ये वेक्टर लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। देन जो हमारा डिज़ायर जीन है वो ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में होगा, डिज़ायर जीन या फ्रैगमेंट्स, क्योंकि हम अगर इसमें अगर ह्यूमन जीनोम पर डेट के हवाले से काम कर रहे हैं तो फिर हमारे पास डिफरेंट फ्रैगमेंट्स होंगे। उन फ्रैगमेंट्स और इस लीनियर कॉस्मेट को कंबाइन कर देंगे, उनकी लाइगेशन कराएंगे जीन्स की इस वेक्टर के साथ। सो आप देख रहे हैं कि कॉस साइट भी बीच में है, जो कि इसको हेल्प करेगी रेप्लिकेट करने के लिए, इसी कॉपीज़ बनाने के लिए। फिर इसकी पैकिंग करें, यानी कि और इसको इन्फेक्ट कर दें। पैकिंग किस में करनी है? आप वायरस में इसको इंसर्ट करें। वायरस जब आगे बैक्टीरिया में जाएगा तो बैक्टीरिया के जिनोम में इनको इंसर्ट कर देगा। तो सो इट्स डिपेंड कि हमारी आगे रिक्वायरमेंट क्या है। इस तरह कॉस्मेट के थ्रू हम क्लोनिंग कर सकते हैं डिज़ायर जीन की या डिज़ायर डीएनए फ्रैगमेंट्स की, जो कि लार्ज साइज़ के होंगे। अदर वेक्टर इज़ YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये यूकैरियोटिक वेक्टर है। ये भी डेफिनेटली बड़े साइज़ के जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। अकोमोडेट्स जीनोम डीएनए genomic DNA fragments of more than 1 MB and can be used to clone entire human genome। ह्यूमन जीनोम के लिए बड़ा इफेक्टिव है, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर मैपिंग एंड एनालिसिस। YAC वेक्टर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ YAC वेक्टर्स, क्योंकि इसमें हम कह रहे हैं कि ये यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के लिए फिर क्रोमोसोम की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है वो वाली सीक्वेंस में होंगी, तो ये आगे रेप्लिकेट करेगा। एक तो इसमें सेंट्रोमेयर्स होनी चाहिए, जिसको CEM से लिखते हैं शॉर्टली। टीलोमेयर्स होनी चाहिए। ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस ARS फॉर प्रोलिफरेशन इन द होस्ट सेल, यानी इसमें ARS जो है प्रोलिफरेशन के लिए होंगी, जो कि इसको हेल्प करेंगी होस्ट सेल के अंदर इसी मल्टीप्लाई करने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर यूज़ होगा। एम्पिसिलिन फॉर सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन एंड मार्कर इसमें जो यूज़ होंगे वो TRP1 एंड URA3 फॉर आइडेंटिफाइंग cells containing the YAC vector in yeast cell। लास्ट में जो रिक्वायर है रिकग्निशन साइट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की को यूज़ करते हुए हमने कटिंग करनी है, तो इसके लिए इसमें EcoR1 और BAMH1 को यूज़ कर सकते हैं। इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को YAC वेक्टर की कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, EcoR1 एंड BAMH1। इसमें देखें YAC वेक्टर, इसमें सेंट्रोमेयर भी है, टीलोमेयर्स भी हैं, ARS भी हैं, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस ARS भी इसमें मौजूद है, मार्कर्स भी हैं। मार्कर जिस तरह TRP1 और URA3 बताया वो इसमें मौजूद हुए।
और दैन इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो ये वाईसी वेक्टर सर्कुलर फॉर्म में है। डिज़ायर जीन को जब इंसर्ट करना हो तो इसको हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा विद BAM-H1 एंड EcoR1। सो उस केस में ये लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। लीनियर फॉर्म में आ जाएगा तो हम अपने डिज़ायर जीन को इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या डिज़ायर DNA फ्रेगमेंट्स को इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। BAC वेक्टर। अब YAC की बात हमने की है तो इसी तरह BAC वेक्टर है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स। इनके क्या फ़ीचर्स हैं? अच्छा, ये बहुत सारे डिफरेंट वेक्टर हैं। क्लोनिंग वेक्टर बहुत सारे हैं, एक्सपेक्शन वेक्टर बहुत सारे हैं। उसमें अगर हम बात करें तो प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर भी है, एक्सपेक्शन वेक्टर भी है। इसमें ज़ाहिर डिफरेंट इसके वेक्टर्स हैं। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड भी हैं, यीस्ट से रिलेटेड भी हैं, क्योंकि ये बेसिकली ऐसे वेक्टर्स हैं जो को खुद से सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, खुद से इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इनकी बहुत सारी डिटेल है। इनका मैन्युफैक्चर करना, सिंथेसाइज करना टोटली डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स पे कि हम जीन क्लोनिंग करने जा रहे हैं या एक्सप्रेशन को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, और किस किस तरह के कंपोनेंट्स हमने उनमें जो है वो रखने हैं। बेसिक कंपोनेंट्स जो मैंने आपको वेक्टर्स के हवाले से बताए हैं वो ज़रूरी हैं, वो तो सब हर वेक्टर में होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल कंपोनेंट रिक्वायर है तो उसको वो लेना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल मैं वेक्टर्स के हवाले से आपको एक शॉर्ट या इनका ब्रीफ जो है व्यू दे रहा हूँ। डिटेल में आप इनके बारे में जितना पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। हर वेक्टर की डिटेल है, लेकिन वो डिटेल इस लेवल पे होगी कि अगर किसी ने प्रैक्टिकली उसको यूज़ करना है, किसी रिसर्च लैब में यूज़ करना है, तो फिर उसको वेल इन अ वे जो है अवेयर्ड होना चाहिए अबाउट दैट वन वेक्टर, ताकि उसको प्रैक्टिकली फिर आगे प्रॉपर वे से यूज़ कर सके। तो इसी तरह ये बैक वेक्टर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है। इससे कुछ फीचर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो बैक है ये मोर स्टेबल है दैन YAC। पहले इसका फीचर ये है कि बैक इज़ मोर स्टेबल दैन YAC। और इसकी कैपेसिटी क्या है, कितने बड़े इंसर्ट को ये कैरी कर सकता है? 300 से 350 KB तक के DNA फ्रेगमेंट्स को कैरी कर सकता है। 300 to 350 KB। किसी भी होस्ट सेल में इसकी कितनी कॉपीज़ हो सकती हैं? 1 to 2 कॉपीज़, 1 to 2 कॉपीज़ इन ईच सेल। ईजी टू हैंडल है। जीनोमिक मैपिंग के लिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मोर पॉपुलर इन जीनोमिक मैपिंग। तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। इसके बाद लास्ट में ये मैंने इनका कंपैरिजन दिया है कि जो डिफरेंट वेक्टर्स हैं ये कितने कितने बड़े साइज़ के फ्रैगमेंट्स या इंसर्ट को कैरी कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड है, फेज, लैम्डा है, कॉस्मिड, बैग और यैक है। इसमें देखें कि इंसर्ट प्लाज्मिड जो है वो 5 KB का इंसर्ट ले सकता है, फेज लैम्डा 23 KB का, कॉस्मिड 45 KB का, बैग 350 का और यैक 1000 KB का। तो इनका देखें जो इंसर्ट कैरी करने के हवाले से साइज़ का फ़र्क है। सबसे बड़ा फ्रैगमेंट यैक ले सकता है, सबसे छोटा इसमें प्लाज्मिड, डिफरेंट प्लाज्मिड हमने जैसा मैंने आपको नाम बताए हैं, तो ये 5 KB तक ले सकता है। बाकी आप इस पर कंपेरिजन इनका कर सकते हैं मज़ीद। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको इस पर एक असाइनमेंट दूँ ताकि आप डिफरेंट वेक्टर्स जो है उनका कंपैरिजन बना सकें एक टेबल की फॉर्म में, या कोई ब्रीफ सी फॉर्म में इसके अगर डिस्क्राइब करना है तो ब्रीफ डिस्क्राइब कर लें, या फिर इनकी कोई वैसे इनका टेबल ड्रा कर लें जो कि कंपैरिजन करने में आपको हेल्प करेगा। सो इट्स ऑल अबाउट द वेक्टर्स, डिफरेंट वेक्टर्स। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो आप जो कंसर्न या रिलेटिव फोरम है वहाँ से पूछ सकते हैं।